अदियाला जेल के बाहर पीटीआई के समर्थक इमरान खान की हकीकी आजादी के लिए डटे हुए हैं और मुनीर की नींद जो है वो उड़ चुकी है। पाकिस्तान में आज कयामत की रात हो सकती है। मुमकिन है पाकिस्तान में आज से तानाशाह असीम मुनीर की उल्टी गिनती शुरू हो जाए। मुमकिन है इमरान समर्थकों के आक्रोश के आगे मुनीर को सरेंडर करना पड़ जाए। पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है उस पर फिक्र की टीम नजर बनाए हुए है और हम आपको वहां के बिगड़ते हालात को देखकर बता सकते हैं कि शायद इमरान खान ने अब मुनीर की तकदीर लिख दी है। मुल्क छोड़कर भाग सकते हैं असीम मुनीर। पाकिस्तान से आपको जल्द ही यह तस्वीर भी दिख सकती है। इसीलिए आपको सीधे लेकर चलते हैं रावलपिंडी की अडियाला जेल। जेल के बाहर दोपहर से ही कुछ ऐसा हो रहा है जो मुनीर को परेशान कर रहा है। शाम को अडियाला जेल की और इमरान समर्थकों का कूच शुरू हो चुका है। हजारों की तादाद पीटीआई के कार्यकर्ता, नेता और समर्थक अडियाला जेल पहुंच रहे हैं। यह क्रम जारी है। इमरान के समर्थकों का यह मार्च शाम की अजान के बीच हुआ। इमरान के समर्थकों ने मुनीर की तानाशाही से इस बार आर या पार की लड़ाई का मन बना लिया है। इमरान खान की तीनों बहनें भी पीटीआई के कई वर्कर्स के साथ दोपहर से ही अडियाला जेल के बाहर पहुंची हुई हैं। वो इस वक्त भी वहां पर धरने पर बैठी हैं। इमरान की बहन अलीमा खान ने वहीं से मुनीर को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने चैलेंज देते हुए कहा, वो हमें जहां भी रोकेंगे हम वहीं पर बैठ जाएंगे, आज हम उठेंगे भी नहीं। यानी आज इमरान खान को जेल से बाहर निकालने के लिए तीनों बहनों ने पीटीआई के हजारों समर्थकों के साथ हल्ला बोल दिया है। वो अब वहां से तभी उठेंगी जब इमरान खान को जेल से छोड़ा जाएगा, वरना सेना के अत्याचारों के विरुद्ध यह लड़ाई पाकिस्तान में अब लंबी चलेगी। इमरान की बहनों ने मुनीर को क्यों ललकारा है, इसकी भी वजह है। असल में आज के ही दिन यानी मंगलवार को इमरान खान को परिवार वालों से मिलने की अनुमति होती है और वो भी बाकायदा इस्लामाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद। लेकिन मुनीर तंत्र का अक्षरशः पालन करने वाली पाकिस्तान की व्यवस्था इसका पालन नहीं करने दे रही। सोचिए, इसीलिए इमरान के परिवार और समर्थकों की नाराजगी बढ़ चुकी है। वो इस बार खौफनाक कदम उठाने को तैयार है। आप इसे मुनीर के विरुद्ध इमरान का जेल से ऐलान जंग भी कह सकते हैं, जिसमें इमरान खान ने अपनी बैरक से ही हुंकार भर दी है। कुछ दिनों पहले उन्होंने समर्थकों को जो संदेश भिजवाया था उसका मजमून भी यही था, जेल में अब इमरान की मौत या रिहाई, तेज करो हकीकी आज़ादी की लड़ाई। हकीकी आज़ादी, ये वही दो शब्द हैं जो इस समय पूरे पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहे हैं। ये वही दो शब्द हैं जिनसे मुनीर घबराए हुए हैं। ये वही दो शब्द हैं जिनसे शाहबाज भी बेचैन है। ये वही दो शब्द हैं जो इमरान खान की जेल से आज़ादी का रास्ता बनाएंगे। आपको पाकिस्तान में इस हकीकी आज़ादी वाले इनकलाब की डिटेल बताते हैं हिंदी में, जिसका मतलब होता है वास्तविक या सच्ची आज़ादी। जो 2 साल से जेल में कैद और मुनीर के 3rd डिग्री टॉर्चर को सहने वाले इमरान खान मांग रहे हैं, उनके समर्थक मांग रहे हैं, उनके लाखों चाहने वाले मांग रहे हैं। और इसी मांग के तहत आज अडियाला जेल के बाहर सेना से सीधी जंग का पूरा कार्यक्रम बन चुका है। असल में रविवार को पाकिस्तान के कोहाटा जिले में पीटीआई की एक विशाल रैली बुलाई गई थी। यह रैली इमरान के समर्थन में आयोजित की गई थी, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री मोहम्मद सुहेल अफरीदी ने पार्टी समर्थकों को यह साफ पैगाम दिया था कि अगर विरोध प्रदर्शन का ऐलान हुआ तो तैयार रहना होगा। जरूरत पड़ी तो इमरान की रिहाई के लिए सभी मिलकर मौजूदा हुकूमत से भिड़ जाएंगे, जान की परवाह भी नहीं करेंगे और अपनी हकीकी आज़ादी यानी असल आज़ादी छीन लेंगे। खैबर के सीएम ने जेल से दिए गए इमरान के संदेश का हवाला देते हुए यह भी बताया कि इमरान खान ने खुद जेल से आज़ादी या मौत का नारा दिया है और अब मुनीर कितने भी जुल्म कर लें, पीटीआई समर्थक पीछे नहीं हटेंगे। इमरान की पार्टी अभी की पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा हाईटेक है। वो एआई वर्जन बना के लोगों के बीच में लेके आ रही है। इमरान के कई समर्थक इस वक्त यूके और यूएसए में हैं। वो लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, इंटरनेशनल ओपिनियन बिल्डअप कर रहे हैं इमरान की आज़ादी को लेकर। आपने इमरान के समर्थकों की तैयारी देख ली है। वहीं खबरें यह भी है कि पाकिस्तान की फौज इमरान समर्थकों के इस क्रांतिकारी जुनून को
बंदूकों से कुचलने का प्लान बना चुकी है। उनकी आवाज को दबाने के लिए अडियाला जेल के बाहर फौज को अगर खूनी खेल भी खेलना पड़े तो मुनीर ने अपनी सेना को इसकी खुली छूट दे दी। इसका एग्जाम्पल आप देख चुके हैं किस तरीके से पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी बहुत सारे झूठ बोलते थे, वो बार बार कह रहे हैं कि इमरान खान देशद्रोही है। अडियाला जेल के बाहर सेना और पुलिस की बड़ी तैयारियां, इसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो पाकिस्तान के अंदर ही किसी युद्ध की तैयारी चल रही हो। इन्हें देखकर यह भी लग रहा है कि पाकिस्तान में आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। वहां यही रात अंतिम, यही रात भारी वाला सीन बन चुका है। इमरान के समर्थकों के टारगेट पर एक बार फिर से पाकिस्तान की सेना आ सकती है। पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर निशाने पर आ सकते हैं। 2023 का इतिहास दोहराया जा सकता है, जिसके बारे में सोचकर इस्लामाबाद में बैठे शहबाज शरीफ का ब्लड प्रेशर काफी हाई है। पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी कूटनीतिक धुलाई हो रही है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान पर कूटनीतिक स्ट्राइक की है, पाकिस्तान का सच से सामना कराया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत हरीश ने कई घटनाओं का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को खूब सुनाया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति में उथल पुथल है। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में डाल दिया गया है। इमरान की पार्टी पर कई पाबंदियां लगा दी गई हैं। पाकिस्तान की सेना ने संविधान में अपने हिसाब से बदलाव किए हैं। संवैधानिक तख्ता पलट के जरिए मुनीर को खुली छूट दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का सेंटर है। ये भी कहा कि आतंकवादी हमलों के चलते सिंधु जल संधि निलंबित हुई, जो पाकिस्तान के लिए एक सबक है। पाकिस्तान का हाल आपने देखा, अब उसके नक्शे कदम पर चलने वाले एक और मुल्क का हाल देखिए, क्योंकि हमारी अगली खबर का कीवर्ड है एहसान फरामोश। यह शब्द उस बांग्लादेश पर सटीक बैठता है जो आज के दिन यानी 16 दिसंबर की तारीख को भूल गया। इसीलिए 16 दिसंबर से एक दिन पहले यूनुस की सत्ता को समर्थन देने वाले उनके कट्टर लाडलों ने भारत के लिए जहर भरे बयानों के लिए धमकियां दी। ये वो बांग्लादेश है जो भारत के आत्मबल से बना है, जिसका 1971 से पहले नामो निशान तक नहीं था। लेकिन अब उसी बांग्लादेश में बैठे कट्टरपंथी भारत को तोड़ने का ज्ञान दे रहे हैं। भारत के खिलाफ बयान देने वाले इस नेता का नाम है हसन अब्दुल्ला। वैसे इसका नाम जानना जरूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। ये बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी से जुड़ा है। शेख हसीना के खिलाफ हिंसक विरोध का प्रमुख सूत्रधार रहा है। आप इसे यूनुस का चहेता भी कह सकते हैं। हसन अब्दुल्ला ने खुलेआम भारत को तोड़ने की धमकी दी है। अब ये भी धमकी देगा। ये देखिए, ये धमकी देगा भारत को तोड़ने की, और कहा कि भारत से 7 सिस्टर्स को अलग कर देंगे। अब्दुल्ला ने ढाका में एक रैली से अपने कट्टर ख्वाब बताए और कहा कि अगर बांग्लादेश अस्थिर हुआ तो भारत इसकी कीमत चुकाएगा और विरोध की आग सीमाओं के पार फैल जाएगी। आप इसको कितना सीरियसली ले रहे हैं? वैसे हमारे यहां किसी स्टैंड अप कॉमेडियन जैसा दिखाई देता है। खैर, वैसे तो एहसान जताना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अगर कोई अच्छे कर्मों और दी हुई मदद को भूलकर कट्टर हो जाए तो उसे आईना दिखाना जरूरी है। इसीलिए हमने आज बांग्लादेश पर भारत के एहसानों की पूरी फेहरिस्त तैयार की है। लेकिन पहले समझिए, बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता हसनत अब्दुल्ला जिस 7 सिस्टर्स को अलग करने के कट्टर ख्वाब देख रहे हैं वो है क्या? 7 सिस्टर्स भारत का वो पूर्वोत्तर हिस्सा है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, जिसमें 7 राज्य शामिल हैं और इन्हीं 7 राज्यों को 7 सिस्टर्स कहा जाता है। इनके नाम अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा है। अब सवाल है कि इन राज्यों का नाम 7 सिस्टर्स कैसे पड़ा, तो जल्दी से ये भी समझ लेते हैं। देश आज़ाद होने से पहले इस क्षेत्र में सिर्फ 3 राज्य थे, मणिपुर, असम और त्रिपुरा। लेकिन 1947 में आज़ादी के बाद देश का विस्तार हुआ और इन्हीं 3 राज्यों में से 4 और राज्यों को गठन किया गया, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड थे। क्योंकि इन 7 राज्यों की निर्भरता एक दूसरे के ऊपर रहती है, साथ ही इनकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति भी एक दूसरे के समान है, इसीलिए इन सभी राज्यों को 7 सिस्टर्स का नाम दिया गया। यह नाम असम के एक सिविल सेवक ज्योति प्रसाद साइकिया ने दिया था। उन्होंने तब जनवरी 1972 में एक रेडियो टॉक शो में इन 7 राज्यों के लिए 7 सिस्टर्स शब्द का प्रयोग किया था। उसी 7 सिस्टर्स को तोड़ने की धमकी मोहम्मद यूनुस के लाडले हसनत अब्दुल्ला ने दी है। खैर, अब बांग्लादेश पर किए गए एहसानों की जो पूरी लिस्ट है वो देखते हैं। इन्हें सुनकर बांग्लादेश के साथ थोड़ी बहुत शर्म पाकिस्तान को भी आ सकती है।
आज 16 दिसंबर 2025 है और आज से ठीक 54 वर्ष पहले यानी 16 दिसंबर 1971 भारत के आत्मबल और पाकिस्तान के आत्मसमर्पण से बांग्लादेश का जन्म हुआ। यह तस्वीर कौन भूल सकता है। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान अलग हो गए थे। भारत के आगे पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था और इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान का नया नामकरण हुआ था, जिसे दुनिया आज बांग्लादेश कहती है। बांग्लादेश। लेकिन आज का बांग्लादेश कट्टरता के उस पाताल लोक में पहुंच गया है जहां एहसान और इतिहास याद नहीं रहते। वैसे तो भारत ने 1971 में बांग्लादेश को आजादी से लेकर उसे अपने पैरों पर खड़ा करने तक कई ऐसे काम किए हैं जो कूटनीतिक और आर्थिक एहसान की श्रेणी में आते हैं। फिर चाहे वो 1971 के मुक्ति संग्राम में सैन्य सहायता देना हो, 1 करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थियों को सहारा देना हो, अलग अलग परियोजनाओं के लिए $7 अरब की आर्थिक मदद करना हो, सेना को हथियार और प्रशिक्षण देने की बात हो, या कोरोना संकट से लेकर तूफान और आपदाओं में मदद करना हो, ये लिस्ट बहुत लंबी है। हम गिनाते रहेंगे और बांग्लादेश की गिनती खत्म हो जाएगी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रखिएगा, पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर को गोली मारी गई थी। बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन जिन्हें कहा जाता है, उनको भी गोली मारी गई थी। इन दोनों का इतिहास एक जैसा है और कर्म भी। बांग्लादेश में थोड़ा लास्ट 1 सालों से यह सरसा बार बार हो रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करके बांग्लादेश का साथ शामिल करने का बात बार बार आ रहा है। लेकिन भारत, आप जानते हैं, भारत एक बहुत बड़ा देश है, न्यूक्लियर नेशन है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो भारत को बांग्लादेश कैसे यह कर पाएगा, ये तो सोचना भी गलत है। लेकिन बांग्लादेश का लोगों का सोच खराब है। हम लोग उनको बहुत ज़्यादा मदद करना नहीं चाहिए और ये लोगों को भी ये सिखा देना चाहिए कि भारत का ऊपर ऐसा सब व्यवहार करने से हम लोग चुप नहीं रहेंगे। चलिए, सब नेगेटिविटी से दूर जाते हैं, कुछ पॉजिटिव खबरों की बात करते हैं। जरूरी है ना। हम आगे बढ़ रहे हैं और शुरुआत करते हैं एक ऐसी तस्वीर से जो आप ध्यान से देखिएगा। आज जॉर्डन की सड़कों पर सिर्फ एक कार नहीं चली है, ये देखिएगा। आज वहां रिश्तों की तेज रफ्तार देखने को मिली है। आज वहां भरोसे का इंजन स्टार्ट हुआ है और आज दुनिया ने देखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार कूटनीति। ये कोई आम ड्राइव नहीं थी, ये कोई प्रोटोकॉल की मजबूरी नहीं थी, ये वो सफर था जिसमें ड्राइविंग सीट पर जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय खुद बैठे थे और बगल की सीट पर थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जॉर्डन के क्राउन प्रिंस पैगंबर मोहम्मद की 42वीं पीढ़ी के वंशज हैं और पीएम मोदी के साथ जॉर्डन म्यूजियम तक का यह छोटा सा रास्ता भारत जॉर्डन रिश्तों का लॉन्ग ड्राइव गोल बन गया है। जिस कार के पहिए घूम रहे थे वे सिर्फ सड़क पर नहीं थे, बल्कि दो देशों की दोस्ती के ट्रैक पर घूम रहे थे। ये पहिए भारत की सभ्यता और जॉर्डन की विरासत के थे। पीएम मोदी कल शाम जॉर्डन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जॉर्डन किंग अब्दुल्ला से मुलाकात की थी और आज क्राउन प्रिंस के साथ ये सफर यादगार बन गया, क्योंकि इस कार में जो इंजन लगा था वो पेट्रोल या डीजल से नहीं चलता, वो चलता है भरोसे के फ्यूल से। जब किसी देश का क्राउन प्रिंस खुद स्टीयरिंग संभाले तो समझिए रिश्तों का इंजन हाई पावर मोड में है। ये वो इंजन था जो बिना आवाज के दुनिया को बड़ा संदेश दे गया। आखिर पीएम मोदी की इस कार कूटनीति में कैसे विश्वास और दोस्ती का पहिया दौड़ रहा है, फिक्र की इस रिपोर्ट में देखें। आज जॉर्डन की धरती पर केवल एक कार नहीं चली, आज भारत का स्वाभिमान चला, नए भारत का आत्मविश्वास चला और आज दुनिया ने देखा कि जब भारत आगे बढ़ता है तो एक देश का क्राउन प्रिंस खुद ड्राइविंग सीट संभाल लेता है। काले रंग की चमचमाती कार में बैठते ही पीएम मोदी ने सबसे पहले सीट बेल्ट पहनी। क्राउन प्रिंस ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा और फिर दोनों जॉर्डन म्यूजियम के सफर पर निकल पड़े। इन तस्वीरों का विश्लेषण सिर्फ एक कार राइड के तौर पर नहीं किया जा सकता। ये पीएम मोदी की कार कूटनीति की वो ताकत है जिसकी अहमियत वर्ल्ड लीडर्स भी समझते हैं। ये कार तेज नहीं दौड़ी, लेकिन इसकी डिप्लोमेटिक स्पीड सुपरसोनिक थी।
इस छोटे से सफर में भारत और जॉर्डन के संबंध एक नए गियर में शिफ्ट हो रहे थे। पहले गियर में भारत के लिए सम्मान, दूसरे गियर में भारत के लिए विश्वास, तीसरे गियर में भारत जॉर्डन की रणनीतिक साझेदारी और टॉप गियर में भविष्य की दोस्ती। इस ड्राइव में कहीं ब्रेक नहीं लगा और ना ही रिश्तों पर कोई स्पीड ब्रेकर आया। और इसकी मिसाल है भारत और जॉर्डन के बीच 5 अहम समझौते। रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, पेट्रा और एलोरा संरक्षण समझौता वर्ष 2029 तक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, डिजिटल प्रोजेक्ट समझौता। पीएम मोदी की इस कार कूटनीति का एवरेज कम खर्च में ज्यादा भरोसा है और यही वजह है कि पीएम मोदी की डिप्लोमेसी का माइलेज ग्लोबल लेवल पर सबसे बेहतर माना जाता है। वैसे जॉर्डन के बाद पीएम मोदी इथियोपिया के लिए रवाना हुए तब क्राउन प्रिंस खुद उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने आए। इसके बाद इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा एयरपोर्ट पर इथियोपिया के पीएम ने खुद उनका स्वागत किया और फिर एयरपोर्ट से होटल तक खुद कार चलाकर उन्हें छोड़ने गए। पीएम मोदी की कार कूटनीति उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही शुरू हो गई थी। वर्ष 2014 में जब पीएम बनने के बाद वो पहली बार अमेरिका गए तो राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ मार्टिन लूथर किंग जूनियर मेमोरियल तक का सफर लिमोजीन कार में किया। वर्ष 2017 में जब वो भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर इजराइल गए तब भी बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उनकी कार में बैठे। इसके अलावा जब वो कुछ महीने पहले चीन के दौरे पर गए थे तब भी वो प्रेसिडेंट पुतिन की ऑरस कार में बैठे थे और काफी देर तक कार में ही दोनों में बात हुई थी। यानी साफ है पीएम मोदी की कूटनीति हर बार एक नई कार चुनती है, लेकिन मंजिल एक ही रहती है, भारत की बढ़ती साख। और जॉर्डन के क्राउन प्रिंस के साथ जब वो कार से म्यूजियम पहुंचे तो सिर्फ एक यात्रा खत्म हुई, लेकिन रिश्तों का सफर और लंबा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस चीज का आप अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि ये मुलाकात क्यों जरूरी है। जॉर्डन और भारत के रिश्ते बहुत जरूरी हैं। जॉर्डन भारत जो है उसका 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और जॉर्डन की महत्ता मीना रीजन में आती है, जिसमें वेस्ट एशिया आता है, यूरोप आता है, मिडिल ईस्ट आता है, नॉर्थ अफ्रीका आता है। वहां सबको लेकर भारत और जॉर्डन के रिश्ते भारत के लिए एक नया मार्केट, हमारे जितने भी लोगों का लॉस अमेरिका से हो रहा है उसकी थोड़ी सी भरपाई कर सकता है। छोटे छोटे कदम, जापानीज काइजन से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वैसे इस कार कूटनीति का इतिहास काफी पुराना है। वर्ष 1941 में जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने अमेरिका का दौरा किया तब वो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के साथ एक यॉट पर सवार हुए। इन तस्वीरों ने दुनिया को कूटनीति का अलग मतलब समझाया है। इसके बाद 1961 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की पेरिस में राजकीय यात्रा के दौरान फ्रांसीसी राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल के साथ कार में बैठे फ्रेंच रिपब्लिकन घुड़सवार गार्ड्स ने उन्हें एस्कॉर्ट किया था। 2005 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश रूस के दौरे पर गए, तब उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन की 1956 मॉडल की वोल्गा कार ड्राइव की, तो उन्होंने पुतिन से खुद कहा कि मैं इसको ड्राइव करना चाहता हूं। इसके अलावा वर्ष 2024 में प्रेसिडेंट पुतिन नॉर्थ कोरिया दौरे पर गए, तब वो किम जोंग के साथ कार में सवार हुए थे। इस दौरान किम जोंग ने कार खुद ड्राइव की थी। यानी हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड लीडर्स की कार डिप्लोमेसी भी उन देशों के व्यक्तिगत संबंधों के बारे में बहुत कुछ कहती है। वैसे आपको याद होगा इमरान खान के लिए भी किसी ने कार ड्राइव की थी, या इमरान खान ने खुद किसी के लिए कार ड्राइव। इस सब के बीच में अगली खबर, जी राम जी। ये कोई नया संबोधन नहीं है, बल्कि रोजगार गारंटी से जुड़ा वो बिल है जिस पर उत्तर से दक्षिण तक बवाल मचा है। विपक्ष तो छोड़िए, सहयोगी भी सरकार से टकराते दिख रहे हैं। मसला सिर्फ नाम का नहीं है, बल्कि उसके अंदर छिपे कुछ प्रावधानों का भी है जो राज्यों का सियासी ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि मनरेगा तक तो ठीक था, लेकिन एक धर्म विशेष जीराम जी नाम कैसे बोल पाएगा। वैसे दर्शकों को बता दें कि ये बिल का एब्रिविएशन यानी छोटा फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म यानी संक्षेप है। पूरा नाम है वीबी जी राम जी, यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ब्रैकेट्स में ग्रामीण रूरल सेक्टर के लिए है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ये बिल लोकसभा में पेश किया। ग्रामीण इलाकों में रोजगार के लिए पहले से मनरेगा योजना है, जिसे खत्म करके
ये स्कीम शुरू की जाएगी। लिहाजा जैसे ही बिल पेश हुआ, सदन के अंदर हंगामा होने लगा। विपक्ष ने महात्मा गांधी के अपमान का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी तो काफी गुस्से में दिखी। उन्होंने कहा कि सरकार को नाम बदलने की सनक है। महात्मा गांधी मेरे परिवार के नहीं, मेरे परिवार जैसे ही हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि महात्मा गांधी का नाम बदलना सही नहीं है, राम का नाम बदनाम ना करो। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सवाल किया कि कांग्रेस की सरकार ने भी जवाहर रोजगार योजना का नाम बदला था, तो क्या ये पंडित नेहरू का अपमान था? सरकार के इन तर्कों से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। वो चाहता था कि केंद्र इसे स्थायी कमेटी को भेजे, लेकिन सरकार की तरफ से जब कोई आश्वासन नहीं मिला तो विपक्ष भड़क गया। प्रियंका गांधी की अगुवाई में कुछ सांसद प्रदर्शन करने लगे। कांग्रेस के कुछ सांसद पुरानी संसद भवन की छत पर पहुंच गए। वहां खड़े होकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पहले आप देख लीजिए कि आज संसद के अंदर से लेकर बाहर तक क्या कुछ हुआ, फिर आपको बिल पर चल रही अपनों की राजनीति के मायने समझाएंगे। भी जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी। बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। मैं नियम 72(1) के तहत इस विधेयक को पुनर्स्थापित करने पर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज करना चाहती हूँ। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है, ये समझ में नहीं आती है। इस विधेयक द्वारा केंद्र का नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है और जिम्मेदारी घटाई जा रही है। कांग्रेस तो यूपीए तो केवल मनरेगा लेके आई थी, लेकिन हमने 8,53,810 करोड़ रुपया गरीबों के कल्याण के लिए खर्च किए। और आज भी माननीय अध्यक्ष महोदय, तकलीफ क्या है? 100 दिन की गारंटी के बजाय हम 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं। सर, जो 100 दिन का अधिकार आपने 125 करने की बात की है, लेकिन इसमें वेतन की बढ़ोतरी, आपकी जो मजदूरी की बढ़ोतरी है, इसकी कोई बात नहीं है। महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और इस पूरे देश की यही भावना है सर। जब बापू हमारे दिलों में बसते हैं, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं। और बापू ही कहते थे राम राज। पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। गहन जांच पड़ताल और व्यापक चर्चा के लिए इसे कम से कम स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए और कोई विधायक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए। वैसे नई योजना में हिंदी और अंग्रेजी वाला विवाद भी है। कांग्रेस के बड़े नेता पी चिदम्बरम ने सरकारी विधेयकों में हिंदी के इस्तेमाल की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि मैं संसद में लाने वाले बिलों के टाइटल में अंग्रेजी के अक्षरों में लिखे हिंदी शब्दों के इस्तेमाल की सरकार के तौर तरीके का विरोध करता हूं। खैर, कल हमने इसी शो में बिल से जुड़े ज्यादातर प्रावधानों को कवर किया था एक प्रश्नोत्तरी के जरिए। जैसे नया एक्ट लागू होने पर 125 दिन रोजगार की गारंटी होगी, बुआई सीजन में मजदूरों को खेती के कामकाज के लिए छुट्टी मिल सकेगी। इन्हीं में एक प्रावधान यह भी है कि नई स्कीम में अब राज्यों को भी खर्च उठाना पड़ेगा। 40-60 का रेशो है, जो मनरेगा के वक्त ना के बराबर था। फिलहाल नए बिल पर विवाद के केंद्र में 2 बिंदु हैं। पहला, महात्मा गांधी का नाम हटाना, और दूसरा, राज्यों की तरफ से आपत्ति जताने की शुरुआत। पहले सवाल का जवाब हमने आपको शुरुआत में ही दे दिया। अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि राज्य क्यों ऐतराज कर रहे हैं। असल में सरकार ने जी राम जी बिल में खर्च का प्रावधान बदल दिया है। नई रोजगार गारंटी स्कीम में केंद्र के साथ राज्यों को भी पैसे देने होंगे। बिल के मुताबिक सामान्य राज्यों के लिए लागत साझा करने का अनुपात 60-40 रखा गया है, यानी 60% रकम केंद्र देगा, 40% राज्य। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए ये 90 और 10 का रेशो होगा, यानी 90% केंद्र और 10% राज्य का हिस्सा होगा। यहां यह भी समझना जरूरी है कि मनरेगा के वक्त राज्यों के ऊपर ऐसा कोई बोझ नहीं था। रोजगार के लिए खर्च का यही अनुपात राज्यों को चुभ रहा है। चिंता जताने वालों में पहला नाम आंध्र प्रदेश का ही है। वही आंध्र प्रदेश जहां एनडीए की सहयोगी टीडीपी की सरकार है, वही टीडीपी जो केंद्र की सरकार में अहम पार्टनर है, उसी राज्य की चंद्रबाबू सरकार से ऐतराज की आवाज उठी है। आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री ने कहा है, निश्चित रूप से फंड का बंटवारा चिंताजनक है। अगर हमें योजना के लिए अपने हिस्से की एक बड़ी राशि का इस्तेमाल करना पड़ा तो इससे राज्य पर बोझ पड़ेगा।
आंध्र प्रदेश ने कहा है कि वो बिल के प्रावधानों को समझकर इसे लागू करेगी, लेकिन इससे होने वाले नुकसान का डर उसे अभी से दिखाई दे रहा है। एक सवाल यह भी है कि अगर ये योजना लागू हुई तो राज्यों पर कितना बोझ बढ़ सकता है। जी राम जी योजना को लेकर जो अनुमान लगाया गया है उसके मुताबिक उस पर सालाना कुल 1,51,282 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। इसमें केंद्र का शेयर 95,692 करोड़ होगा, जबकि राज्यों को 55,590 करोड़ का योगदान देना होगा। एक अनुमान के अनुसार राज्यों की शक्ति के हिसाब से जो अनुपात तय किया गया है उस आधार पर तमिलनाडु पर सालाना 4300 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जबकि बदलावों से आंध्र प्रदेश पर 2000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बोझ पड़ सकता है। इसी तरह से अभी अन्य राज्यों के आंकड़े भी आएंगे। राज्यों की समस्या यह है कि उनके ऊपर पहले से ही कर्ज का भारी बोझ है। मार्च 2026 तक तमिलनाडु का कर्ज बढ़कर 9.29 लाख करोड़ हो जाएगा। इसी तरह 2024 में जब आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार बनी तब राज्य का कर्ज लगभग 5.2 लाख करोड़ था, जो 2026 तक बढ़ना तय है। सोचिए उन राज्यों का क्या होगा जहां फ्रीबीज के चलते ऑलरेडी हाल खराब है। अब अगर नई स्कीम के लिए अतिरिक्त रकम का प्रावधान करना पड़ा तो जाहिर है राज्यों के बजट पर बोझ पड़ेगा, और यही चिंता आर्थिक संकट से जूझ रहे आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री जता रहे हैं। खैर, इसीलिए दिल्ली की सर्दी में राजनीतिक गर्मी भी काफी बढ़ती जा रही है। संसद के बाहर भी काफी हंगामेदार माहौल रहा। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मोदी जी को दो चीजों से पक्की नफरत है, महात्मा गांधी के विचारों से और गरीबों के अधिकारों से। प्रधानमंत्री मोदी को यह योजना हमेशा खटकती रही है और पिछले 10 वर्षों से इसे कमजोर करने की कोशिश करते रहे। आज वो मनरेगा का नामो निशान मिटाने पर आमादा है। लेटेस्ट अपडेट यह है कि मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ 17 दिसंबर को कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन करेगी। 28 दिसंबर को हर मॉडल में, हर मंडल में विरोध प्रदर्शन की तैयारी। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, सरकार की सहयोगी टीडीपी भी इस बिल से थोड़ी चिंतित है। टीडीपी संसदीय दल के प्रमुख लावू कृष्णदेव का कहना है कि वो केंद्र सरकार से बात करेंगे और उनसे मदद मांगेंगे। सरकार का तर्क यह है कि यह बिल गांधी की भावना, दीनदयाल का संकल्प और 2047 का लक्ष्य के हिसाब से जो देश के विकसित और आत्मनिर्भर गांव के संकल्प को पूरा करेगा। जिन्होंने प्रभु राम के भक्तों पर गोली चलाई थी वो आज राम की बात कर रहे हैं, गांधी जी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने गांधी जी का कितना सम्मान किया, उनके मूल्यों का कितना सम्मान किया। मैं तो एक ही बात कहूंगा, गांधी जी कभी परिवारवाद की बात करते थे क्या? गांधी के नाम से किसको विरोध हो सकता है, लेकिन महात्मा गांधी को आप मिटाने का प्रयास करते हैं तो ये अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए महात्मा गांधी का नाम स्कीमों से भी हटाना चाहते हैं। राजनीति और स्कीम इसलिए होनी चाहिए जिससे जनता को लाभ पहुंचे। मनरेगा से बहुत से लोग, मजदूरों को काम मिलता था, और फिर आप पूरा भार स्टेट गवर्नमेंट पे डाल दोगे, स्टेट सेंटर पे डालेगी। अभी बहुत सारी स्टेट्स को पैसा ही नहीं मिला है मनरेगा का, तो नाम बदलने से कोई बहुत बड़ा काम नहीं होने वाला है। गांधी से इतना नफरत क्यों? गांधी हमारी संप्रभुता में है, हमारे संस्कार में है। एक तो पहले आपने गांधी को मरवाया, अब आप इतना नफरत गांधी से करने लगे। इतने बड़े महान व्यक्ति के विचारों को खत्म करने की जो आपकी प्रवृत्ति है, इसका विरोध करते हैं। It's an absolute shame that Mahatma Gandhi, the father of our nation, I mean, how much lower will this government stoop? I am telling you, this will lead to an all India-wide anti-government agitation because you have disrespected the father of our nation who wanted a Ram Rajya. देखिए, सरकार का दावा है कि जी राम जी योजना के तहत 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी, जबकि पिछली स्कीम में 100 दिन का रोजगार दिया जाता था। लेकिन सच ये भी है कि पिछले 5 वर्षों के आंकड़ों को देखा जाए तो पूरे देश में किसी भी राज्य में औसतन 100 दिन का रोजगार नहीं दिया गया। मनरेगा के पिछले 5 सालों के आंकड़े देखें तो कई राज्य ऐसे भी हैं जो 50 दिन भी मजदूरों को रोजगार नहीं दे पाए। देखिए, पिछले 5 सालों का राष्ट्रीय औसत देखा जाए तो 2020 और 21 में 51 दिन, 2021-22 में 50 दिन, 2022-23 में 47 दिन, 2023-24 में 52 दिन, 2024-25 में औसतन 50 दिन का काम दिया गया। गोवा ने साल 2024 में मजदूरों को औसतन केवल 24 दिनों का ही रोजगार उपलब्ध कराया। मिजोरम में मजदूरों को सबसे ज्यादा 94 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया।
यूपी में पिछले 5 साल में 51 दिन से ज्यादा काम ही नहीं दिया गया। बिहार, हरियाणा, पंजाब, गुजरात में यह आंकड़ा 50 दिन से कम रहा है। एक सच ये भी है कि मनरेगा को बंद करने का भले ही सरकार ने अभी फैसला लिया, लेकिन इसके बजट में पिछले 5 वर्षों से लगातार कमी की जा रही है। वर्ष 2020-21 में इसका बजट 1,11,171 करोड़ रुपए था, जो अब घटकर 85,839 करोड़ रह गया है। 2025 में बंद किए जा रहे मनरेगा योजना का जन्म 2005 में हुआ था और इसका मकसद गरीब ग्रामीणों को वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार देना था। और ये जो स्कीम आई थी अपने आप में एक टर्निंग पॉइंट था। शुरुआत के वर्षों में योजना काफी सफल रही, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इसकी चमक फीकी पड़ने लगी है, जिस पर आज सरकार ने पूरी तरह से पर्दा डाल दिया है और अब नए सिरे से नई योजना वीबीजी राम जी को लॉन्च किया जा रहा है। हालांकि सवाल खड़ा यह होता है कि पुरानी योजनाओं में जो कमी थी उसकी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट क्या लोगों के सामने नहीं आनी चाहिए? वैसे आज हमने पॉलिटिकल फाइल पर एक डेटा कैप्सूल भी तैयार किया है। संसद में नई रोजगार योजना पर तकरार है तो दिल्ली से 1,500 किलोमीटर दूर बंगाल में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वाला संग्राम है, जहां चुनाव आयोग ने आज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। नया डेटा डिबेट की आग सुलगाने में घी का काम कर सकता है, इसीलिए फिक्र के फैंस के लिए हमने डेटा कैप्सूल तैयार किया है। इससे आपको पता लग जाएगा कि अगले साल जब विधानसभा चुनाव होंगे तो कितने लोग वोट डाल पाएंगे और कितने लोग ऐसे हैं जो सिद्ध अधिकार से वंचित होने वाले हैं। चुनाव आयोग से जारी आंकड़ों के अनुसार कुल 58,20,898 नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए हैं। इनमें 24,16,852 लोगों की मौत हो चुकी है। 19,88,076 लोगों ने बंगाल छोड़ दिया है, यानी वो किसी दूसरे राज्य में रहने लगे हैं। इसके अलावा 12,20,038 लोग लापता हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। वहीं 1,38,328 नाम डुप्लीकेट और 57,604 अन्य कैटेगरी में मिले। इन लोगों के नाम लिस्ट से हटाने के लिए चिन्हित किए गए हैं। SIR के खिलाफ ममता बनर्जी शुरुआत से ही काफी मुखर है। वो इसकी तुलना CAA से करती रही है। अब सबके मन में सवाल यह होगा कि ममता के इलाके में मतदाताओं पर क्या असर होगा? क्या उनका एरिया भी उनके एरिया में भी वोटर्स के नाम कटेंगे? अगर ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर की बात करें तो वहां करीब 44,000 वोटर्स के नाम कट जाएंगे। इनमें से 10,897 लोगों की मौत हो चुकी है। 19,471 वोटर्स लापता है, मतलब इनकी कोई जानकारी नहीं है। 12,547 लोग कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं। इसके अलावा 1,097 डुप्लीकेट और 775 अन्य कैटेगरी के मतदाता हैं। पश्चिम बंगाल में पिछले चुनाव तक कुल वोटर 7,66,00,000 थे, लेकिन अब यह साफ है कि SIR के फाइनल आंकड़े जारी होने पर इनमें कमी आएगी। चुनाव आयोग ने अपील की है कि वोटर्स अपना नाम ड्राफ्ट लिस्ट में चेक कर लें। यदि किसी का नाम गलती से हटाया गया है तो निर्धारित समय के भीतर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर BLO का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। इनका आरोप है कि SIR की आड़ में लोगों का नाम काटने की साजिश। इलेक्शन कमीशन का द्वारा SIR का जो ड्राफ्ट लिस्ट है वो निकलने के बाद ही इलेक्शन कमीशन के बाहर तृणमूल पंथी का जो BLO है उनसे साथ पुलिस का धक्का मुक्की यहाँ पे हो रही है। और ये जो धक्का मुक्की हो रही है इसका कारण ये है, BLO जो है उनका ये कहना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम होना चाहिए था लिस्ट में, लेकिन वो नाम बाद हो गई है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जानबूझ के लिस्ट से बात किया गया है। और इसीलिए BLO जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। 17 का लिस्ट निकला है, किसी को पता नहीं चल रहा, कोई देख नहीं पा रहा। आम जनता क्यों नहीं देख पा रही है? समस्या क्या है पब्लिश करने में? एक एक चोर जैसे सब देखेंगे। आप पब्लिक कीजिए, किसका कटा है पता चलना चाहिए, क्यों कटा है पता चलना चाहिए। ECI जो कर रहा है इसके अगेंस्ट में क्या ECI आपका डिमांड क्या है? डिमांड एकदम सीधा है
कि वो जो नागरिकत्व जांच कर रहा है, नागरिकत्व जांच करने का कोई इख्तियार सीआईए के पास नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। जो बीएलओ है, एक्स बीएलओ है, सब ये डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पे ईसीआई जो है वो लिस्ट नहीं निकाला है, हर किसी को इंडिविजुअल देखने की कोशिश कर रहे हैं और ये मान के ये लोग चल रहे हैं कि यहाँ पे जरूर ऐसा कोई साजिश चल रहा है जिसके चलते ईसीआई की तरफ से यहाँ पे लिस्ट नहीं निकाला जा रहा है, जो कि ड्राफ्ट लिस्ट सबके सामने आना चाहिए। वैसे इस सिलसिले में आज मैंने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी से सवाल पूछा। उनका कहना था कि आप नहीं चाहेंगे कि वोटर लिस्ट एकदम क्लीन हो। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में इन दिनों एक्यूआई वाली चर्चा बड़ी आम है। खासतौर से दिल्ली एनसीआर में खांसी युग आ गया है। लोग खांस के परेशान हैं। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति पर आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने माफ़ी मांग ली है। उन्होंने कहा है कि उन्हें कम समय मिला है और फिलहाल उन्हें और समय चाहिए। समस्या को हल करने की कोशिश जारी है। हालांकि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने मंत्री जी की इस माफ़ी को नाकाफ़ी बताया है। उनका कहना है कि इस पर संसद में चर्चा नहीं हुई, जो बहुत ज़रूरी थी। प्रदूषण के मुद्दे पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने TV9 भारतवर्ष के कॉन्क्लेव में गंभीर चिंता जताई और उन्होंने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई हैं कि आखिर क्या किया जा रहा है और कैसे इस समस्या का समाधान निकाला जा रहा है। हम पूरी शिद्दत के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस चुनौती को कम करने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में उनके विजन के हिसाब से हमने लोकसभा में बिल पास करके CAQM अथॉरिटी बनाई और एयर मॉनिटरिंग के लिए उस अथॉरिटी को यह पावर दिया कि जिस स्थान से भी एयर शेड खराब हो रहा हो वो उसके लिए डायरेक्शन दे सके। अब दूसरा विषय है कि जो दिल्ली का AQI जो हम बार बार देखते हैं, इसमें मुख्य रूप से हवा में 2 पार्टिकुलेट हैं या कण हैं। एक है PM 2.5, एक है PM 10। तो हमने पिछले 3 सालों में योजनाबद्ध तरीके से पेट्रोल जो है वो BS4 से BS6 पे हम आए। पर दिक्कत यह है कि जो BS1, BS2 के व्हीकल चल रहे हैं उनके पॉल्यूशन को अपन नहीं रोक पाए। फिर भी हमारा ये मानना है कि हम इतने स्ट्रिक्ट मेजर्स कर रहे हैं कि ये जो पॉल्यूशन करने वाले व्हीकल हैं इनको हम लगातार फेस आउट करने में लगने में। और अब इस सब के बीच एक अलग खबर की ओर रुख करते हैं। बड़ी हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं एक देश की संसद में हुए हंगामे की। मेक्सिको की संसद से एक ऐसी तस्वीर आई जिसने लोकतंत्र के मंदिर को शर्मसार कर दिया। उफ, ये अरे बाप रे बाप, ये देखिए जरा, जिस संसद में कानून बनते हैं, जिस संसद से देश चलता है, उसी संसद में सांसदों में क्या हुआ है ये। ओ हो। तस्वीरें देखिए आप जरा। मेक्सिको की संसद की ये तस्वीरें आज पूरी दुनिया में वायरल है। वजह है महिला सांसदों की आपस में मारपीट। आप देख सकते हैं पोडियम पर जब एक मंत्री बिल पेश कर रहे थे तभी महिला सांसदों में मारपीट हो गई। पहले काले कपड़ों में एक महिला सांसद ने दूसरी सांसद का हाथ मरोड़ दिया, इसके बाद पीछे से बाल खींच दी। तभी सफेद कपड़ों में सांसद ने दूसरी सांसद को कोहनी मारी। इसके बाद पीछे 4 महिला सांसद आपस में ही भिड़ गई। सब एक दूसरे के बाल नोच रही थी। बिल पेश करने वाले मंत्री उठ खड़े हुए, वो उन्हें छुड़ाने की कोशिश करने लगे, लेकिन ये महिला सांसद बेहद गुस्से में थी और एक दूसरे के न सिर्फ बाल खींच रही थी बल्कि उन पर घूंसे भी बरसा रही थी। अब यहां देखिए, पहले इन महिला सांसदों में जोर जोर से बहस हुई। कुछ ही देर में यह बहस काफी ज्यादा बढ़ गई और जब इन सांसदों में मारपीट शुरू हुई तब संसद का माइक बंद कर दिया गया। अब समझिए कि आखिर ये क्यों हुआ। सरकार ट्रांसपेरेंसी संस्थान बंद रखने का प्रस्ताव रख रही थी। महिला सांसदों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। इसके बाद सत्ता पक्ष की सांसद भी पोडियम तक पहुंच गई। महिला सांसदों के बीच बहस अचानक उग्र हो गई। फिर महिला सांसदों में संसद में ही मारपीट हो गई। बड़ी बात यह है कि यह कोई बंद कमरे की घटना नहीं थी। पूरी दुनिया ने इसे लाइव देखा। टीवी कैमरों के सामने महिला सांसदों ने जो किया उसमें उन्हें कोई शर्म नहीं आई, उन्हें कोई संकोच नहीं हुआ। मैक्सिको सिटी की संसद में आज लोकतंत्र हारा हुआ नजर आया। इस घटना के बाद देश भर में बवाल मच गया है।
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या यही है हमारे प्रतिनिधियों का आचरण। अब संसद अध्यक्ष का बयान आ गया है। उन्होंने कहा कि दोषी सांसदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल अब भी कायम है, क्या सिर्फ चेतावनी से लोकतंत्र की गरिमा लौट आएगी? इस घटना में एक बड़ा संदेश भी छुपा है। जब सत्ता पक्ष और विपक्ष संवाद छोड़कर संघर्ष का रास्ता अपनाते हैं, तो नुकसान सिर्फ संसद का नहीं, पूरे देश का होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब जरा तेजी से देख लेते हैं इस वक्त की टॉप 9 खबरें। पहली बड़ी खबर, डॉलर के मुकाबले रुपया सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। आज रुपया 23 पैसे टूटकर 91.01 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ है। कारोबार के दौरान एक समय इसकी कीमत 91.14 पर पहुंच गई थी। हालांकि बाद में इसमें मामूली सुधार हुआ। ये डॉलर के मुकाबले रुपए में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। रुपए में गिरावट का असर शेयर बाजार पर भी दिखा है। एक दिन में निवेशकों के 3.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। लोकसभा में बीमा कानून पर में संशोधन से जुड़ा सबका बीमा सबकी रक्षा बिल पास हो गया है। इसमें बीमा कंपनियों में FDI की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव है। इस कदम से भारतीय बीमा बाजार में विदेशी पूंजी और तकनीक बढ़ने की उम्मीद है, जिसका फायदा ग्राहकों को मिल सकता है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत दायर ये शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि ये मामला किसी FIR पर आधारित नहीं है, बल्कि एक निजी शिकायत से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय से पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़े दस्तावेजों के गायब होने के आरोपों से केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा में दिए लिखित जवाब में बताया कि पंडित नेहरू से संबंधित कोई भी दस्तावेज गायब नहीं है। सरकार के जवाब के बाद कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या अब इस पर माफी मांगी जाएगी। लियोनेल मेसी के कार्यक्रम में हंगामे के बाद बंगाल के खेल मंत्री अरूप बिस्वास ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ममता को पत्र लिखकर कहा था कि मेसी के कार्यक्रम के दौरान हुई गड़बड़ी की जांच चल रही है, इसलिए वो पद छोड़ना चाहते हैं। ममता बनर्जी ने अरूप बिस्वास का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। अब वो खुद इस विभाग का कामकाज देखेंगी। अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री मौलवी नूर जलाली आज भारत के दौरे पर पहुंचे हैं। वो पहली आधिकारिक यात्रा पर भारत आए हैं। पिछले 3 महीनों में यह तीसरे अफगानी मंत्री का दिल्ली दौरा है, जो भारत अफगान संबंधों की बढ़ती सक्रियता को दिखाता है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने घोषणा की है कि 18 दिसंबर से राजधानी में PUC सर्टिफिकेट के बिना वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आने वाले BS6 से कम के वाहनों पर भी बैन लगा दिया गया है। दिल्ली में प्रदूषण संकट के चलते फैसला लिया गया है। गोवा अग्निकांड के गुनहगार लूथरा ब्रदर्स को 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया है। गोवा पुलिस लूथरा ब्रदर्स को लेकर कोर्ट से सीधे एयरपोर्ट रवाना हो गई। कल सुबह 8 बजे की फ्लाइट से पुलिस दोनों को लेकर गोवा जाएगी। इसके पहले पटियाला हाउस कोर्ट में दोनों भाई अपने परिवार के गले लगकर रोए। गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन क्लब में आग से 25 लोगों की मौत हो गई थी। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के चलते 8 बसें और 3 कारें भिड़ गईं। टक्कर होते ही गाड़ियों में आग लग गई। 13 लोगों की जलकर मौत हो गई, 70 लोग घायल हैं।